हम अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चुनें? जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों में से ये एक है। अगर हम मानते हैं कि लाइफ पार्टनर चुनने में हमारा भी रोल होता है, तो आगे मैं ऐसा 4 स्टेप बताने जा रहा हूँ जिससे गुजरने के बाद आप अपने लिए लाइफ पार्टनर जरूर चुन पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद जिंदगी में आपका साथ दे सकूं। सबसे पहला, गिव द टाइम। समय देना पड़ेगा। हम जिसके साथ पूरे जिंदगी बिताने वाले हैं या पूरे जिंदगी जीने वाले हैं, कम से कम हो तो 30 से 40 साल एक दूसरे के साथ जीने वाले हैं। लेकिन ये 30 से 40 साल जो एक दूसरे के साथ जिएंगे, उसे चुनने के लिए हम 30 से 40 दिन भी नहीं देते। हम यही तो गलती कर देते हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, देखने में अच्छा है, अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए तुझे। हमें भी लगता है कि सही में और क्या चाहिए, ठीक ही तो है। फिर भी यही कहूँगा कि हमें समय देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें इम्प्रेस करने के लिए कोई एक्टिंग कर रहे हैं। हम जैसा चाहते हैं ऐसा बनने की एक्टिंग। इससे बचने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सोना नहीं जिसे समझने के लिए कसौटी बने हैं। होता है ना एक काला पत्थर, जिससे सोने को अगर हम घिसते जाएंगे तो ये पता चलता है कि सोना असली है या नकली है। लेकिन ये तो इंसान है, इसे कैसे समझे? इसे समझने के लिए वक्त देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को समझने के लिए सदियों लग जाते हैं। अगर जल्दबाजी में हम ये डिसीजन ले भी लेंगे तो फालतू में हमारा ज़िंदगी का कुछ साल बर्बाद हो सकते हैं। बड़े सारे का तो पूरे ज़िंदगी बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कहना चाहता हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना कि लाइफ पार्टनर चुनना, इसे समझने के लिए ज़रूर समय दीजिए। दूसरा, अंडरस्टैंड द मैन या वोमेन इन फ्रंट, यानी सामने वाले को हमें समझने की ज़रूरत है। और सामने वाले को समझने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमें जितना हो सके उतना सामने वाले को सुनना चाहिए, क्योंकि इंसान उसकी वो जो बोलता है उसी से उसका व्यवहार या उसकी अंदर की मानसिकता बाहर आते हैं। इसीलिए हमें बेहिचक जितना हो सके उतना सामने वाले को सुनना चाहिए और ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। देखिए, एक चीज़ अब हमें समझना पड़ेगा, वो ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होता है, कुछ बुराइयाँ होते हैं। जिस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा होता है उसे हम अक्सर अच्छा इंसान कहते हैं, और जिस इंसान के अंदर बुराइयाँ ज़्यादा होते हैं उसे हम बुरा इंसान कहते हैं। लेकिन ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो 100% अच्छा है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और ये आज का डेट में हम आराम से कर सकते हैं। पहले ना तो लोग इतना आगे थे या लोगों की सोच इतना डेवलप थे, इसीलिए पहले इसका कोई भी जरिया नहीं था सामने वाले को समझने के लिए। पहले क्या होता था, पहले जिसका शादी होना था या जिसका शादी कराने वाले थे उसको ठीक से पूछता भी नहीं था। जो उन लोगों को या आसपास की जो रिलेटिव्स होते हैं या घर वाले होते हैं, उन लोगों को जो सही लगता था वही कर लेते थे या वही डिसीजन ले लेते थे। और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता था तो नसीब का थप्पा लगा देते थे। और अगर सही बात बोलूं, उस वक्त अगर हमको पूछा भी जाता था तो हम क्या जवाब देते? ना सामने वाले से इससे पहले कभी मिला है और ना ही इससे पहले कभी बात किया है, देखा तक नहीं, आज पहली बार दिख रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ भी तो नहीं जानते। उतना ही हमें पता है सामने वाले के बारे में जितना हमारे घर वाले हमें कहते थे, यानी उसका नाम क्या है, उसका उम्र कितना है, घर में कौन कौन है, कितना कमाते हैं, बस इतना ही जानकारी हमें दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और कैसे हम सामने वाले को जानेंगे? उस वक्त ना तो कोई माध्यम था जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, जैसे आज का डेट में मोबाइल है, ऐसे उस वक्त कुछ था नहीं।
और मुलाकात की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मुलाकात करने के लिए सोचेंगी भी और घर वाले को अगर बोलेंगे भी कि मुलाकात करना चाहते हैं तो महाभारत हो जाता। एक चीज़ उस वक्त हम कर सकते थे वो ये था कि हम एक दूसरे को चिट्ठी लिख सकते थे, लेकिन उसमें भी टेंशन था, क्योंकि सामने वाले किसके हाथ में जाके वो चिट्ठी लगेगा वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन की बात है। अगर जो लड़का या लड़की को हम चिट्ठी भेज रहे हैं अगर उसके हाथ पड़ गया तो ठीक ठाक है, अगर घर वाले के हाथ लग गया तो फिर और एक महाभारत बन जाता। तो हमारे पास कोई जरिया नहीं था, बट आज ऐसा नहीं है। आज अगर हम चाहे तो एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मुलाकात भी कर सकते हैं। इसीलिए कहना चाहता हूँ सामने वाले को समझने की कोशिश करें। आज जब हमारे हाथ में ऐसा माध्यम है तो उसका पूरी इस्तेमाल करके सामने वाले के अंदर ये पता कीजिए कि क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। अच्छाइयाँ मतलब देखने में गुड लुकिंग है, अच्छा पैसा कमाते हैं, समझदार है, सामने वाले को सुनता है, सामने वाले को सम्मान देता है, सच बोलता है, यही तो सब होता है जो एक इंसान के अंदर अच्छा होता है। और बुराइयाँ क्या क्या हो सकता है, देखने में उतना गुड लुकिंग नहीं है, अच्छा पैसा नहीं कमाते, दूसरों को सम्मान नहीं करते, गुस्सा कर देते हैं, सामने वाले को ठीक से सुनता तक नहीं, झूठ बोलता है। जब हम समय देकर सामने वाले को सुन लिया या सामने वाले को समझ लिया तो इस बार चलते हैं अगला स्टेप यानी तीसरे स्टेप पे, जो कि है नो योर सेल्फ या नो योर ओन प्रेफरेंसेस, यानी खुद को जाने या खुद की पसंद को जाने। ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए खुद ही खुद को सवाल करना पड़ेगा। जब सवाल करेंगे ना तो जवाब जरूर मिलेगा। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले की कौन सी अच्छाइयाँ के लिए कौन सी बुराइयों को हम मान पाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहना चाहता हूँ, हम में से बड़े सारे ऐसा लोग होते हैं जिसका ख्वाहिश ये होते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर बनेगा वो देखने में गुड लुकिंग होना चाहिए, पैसा उतना ना भी कमाए तो भी चलेगा। बड़े सारे का ये भी ख्वाहिश होता है कि पैसा अच्छा कमाना चाहिए, देखने में थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े सारे को साथ चाहिए, बड़े सारे को दोस्त की तरह फ्रेंडली व्यवहार वाला इंसान चाहिए, बड़े सारे को दूसरों को सम्मान करने वाला इंसान चाहिए। तो हम अलग अलग इंसान की अलग अलग पसंद है, हमें जो पसंद है उस हिसाब से हमें सामने वाले को चुनना चाहिए। क्योंकि फालतू में क्यों हम गलत चीज़ को चुन के मेरी खुद की और दूसरों की ज़िंदगी खराब करेंगे। और चौथा है टेक द फाइनल डिसीजन टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, यानी लास्ट जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा वो खुद को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। जब डिसीजन की बात आते हैं तो यहाँ पर भी हम दो गलती कर देते हैं। सबसे पहला, हमें जो चाहिए उस चीज़ को देखते हुए हम सामने वाले को पसंद नहीं करते, हम पसंद करते हैं किसी और चीज़ को देख के। उदाहरण के तौर पे हमें सच्चा इंसान चाहिए लेकिन हम चूज करते हैं गुड लुकिंग देख के। क्या जरूरी है कि जो देखने में गुड लुकिंग है वो सच्चा भी होगा? या फिर यूं समझ लो कि हम चाहते हैं सामने वाले से समय, और हम डिसाइड करते हैं या चुनते हैं सामने वाले की स्टेटस देखकर या फाइनेंशियल कंडीशन देखकर। क्या जरूरी है जिसके पास बहुत सारे पैसा होगा वो हमें बहुत सारे समय भी दे पाएगा? नहीं। इसीलिए हमें जो चाहिए उसको देखते हुए हमें पसंद करना चाहिए, इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी है। वो हम पहले सामने वाले से ये हम चाहते हैं, उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि सुखी होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा एक गलती और करते हैं, जब हम सामने वाले को चूज करते हैं तो दूसरों से कंपटीशन करके चूज करते हैं। उदाहरण से समझाने की प्रयास करेंगे। मान के चलिए कोई लड़का को अगर लड़की पसंद करना है तो वो फिर ये दिमाग में रखते हुए लड़की को पसंद करेंगे
कि फलाना दोस्त का वाइफ से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए देखने में, या फिर किसी लड़की को अगर सामने वाले कोई लड़कों को पसंद करना है तो ये देखकर ये कंपटीशन करके सामने वाले को पसंद करता है कि वो फलाना का जो दोस्त है उसके हस्बैंड से तो अच्छा कमाता है, या मेरा उस रिलेटिव से या फलाना रिलेटिव से तो बहुत ज़्यादा कमाता है। कितना घटिया लॉजिक है ना। दूसरों की वाइफ से देखने में खूबसूरत होने से हम जिंदगी में सुखी हो जाएंगे, या फिर दूसरों की हस्बैंड से ज़्यादा कमाने से हम सुखी हो जाएंगे? नहीं। हम ये अक्सर डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि इस तरह की डिसीजन लेने में हमारे आसपास के लोग बहुत मदद करते हैं, या फिर यूँ समझ लो कि आसपास के लोगों की बात को सुनते हुए हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आसपास के लोग ये कहते हैं कि तेरा जो वाइफ होने वाले हैं ना वो बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा है, या तेरा जो हस्बैंड होने वाले हैं ना वो बहुत अच्छा कमाता है, उससे तो बहुत बेटर है, उससे तो बहुत अच्छा है। जब लोग इस तरीके से हमें बात बोलते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ ये सबसे बेटर है, हमें हाँ कर देना चाहिए। बट ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। सामने वाले को चुनते वक्त या डिसीजन लेते वक्त खुद को संतुष्ट करने के लिए सोचिए, यानी जो भी हमारा फाइनल डिसीजन होगा उसमें हमारा संतुष्टि होना चाहिए। नहीं तो देखिएगा आसपास के लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में हम जिंदगी भर दुखी रह जाएंगे। वो लोग तो खुश रहेंगे लेकिन हम दुखी रह जाएंगे, क्योंकि हमें उसके साथ जिंदगी बितानी है ना, और लोगों को तो नहीं। लोगों को बस तो एक ओकेशन चाहिए, एक मौका चाहिए जिससे वो इंजॉयमेंट कर पाए या बहुत सारे खुशियाँ मना पाए। जैसे वो इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, यानी शादी ख़त्म हो जाएगा, सब अपने अपने घर चला जाएंगे, लेकिन सामने वाले के साथ हमें रहना है। इसीलिए सामने वाले को चूज़ करते वक्त हमें संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले क्या होता था, पहले हम हमारे परिवार के लिए बहुत सारे चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे या फिर बहुत सारे चीज़ को हम सह लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में ना ऐसा नहीं होगा। कोई नहीं सहना चाहते हैं। सामने वाले को गलत चूज़ करके हम उसे बाद में सही करने की प्रयास करेंगे ना, तो ये पूरी तरीके से गलत है। कोई इंसान क्यों सामने वाले के लिए खुद को बदलेगा? इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहना चाहिए कि जब हम सामने वाले को चूज़ करेंगे ना, तो हम अपने पसंद की चूज़ करें, ताकि हम उसके साथ रहने में कंफर्टेबल फील करें। और देखिएगा सामने वाले के साथ हमारा कुछ अगर सिमिलर चीज़ें रहेंगे ना, तो हमारा बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यानी मेरा पसंद या सामने वाले की पसंद काफ़ी हद तक मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे ही सामने वाला चाहेगा। हर चीज़ में हमारा जो चॉइस है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कुछ ऐसे कॉमन चॉइस होना चाहिए ताकि हमारा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होने में बहुत आसान हो जाएगा। एक बार ये चारों स्टेप को रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला, समय देना पड़ेगा। दूसरा, हमें सामने वाले को समझना पड़ेगा। तीसरा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद की पसंद को जानना पड़ेगा। और चौथा, डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा जिससे हमें संतुष्टि मिले। ये चारों स्टेप छोड़ के अगर आपके दिमाग में और भी कुछ स्टेप्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।